बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यहाँ सब दिखता है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला न्याज। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम प्रॉपर्टी को लेकर डिस्कस करते हैं। आज के प्रोग्राम की खासियत यह है कि आज हम एक डीलर से बात करेंगे कि कौन सी ऐसी टैक्टिक्स है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो माइंड में रखनी चाहिए एक प्लॉट खरीदने से पहले, क्योंकि फ्रॉड भी हो जाता है। आपने प्लॉट खरीद लिया, उसके बाद बारी आती है कि आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाएं और पूछें कि जी इस पर कितने मरले की कंस्ट्रक्शन हो सकती है और उसको मैं किस तरह से कर सकता हूं। फिर बारी आती है जनाब आर्किटेक्ट की, फिर कंस्ट्रक्शन की बारी आती है। तो देर नहीं लगाते हुए सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी मेहमानों का। साबिर मलिक साहब हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं। इनसे जान लेंगे कि किस किस्म की रहनुमाई प्रॉपर्टी के हवाले से हमारी कर सकते हैं। दूसरे गेस्ट हैं जनाब अख्तर रसूल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, आर्किटेक्ट है। और इनके साथ मौजूद हैं हारून हनीफ जो कि कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट है। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे करूंगी सर, कितना मुश्किल और कितना आसान होता है एक सोसाइटी में डील करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोसाइटी में डील करना आसान है एज़ कम्पेयर टू आप किसी प्राइवेट लैंड को डील करते हैं। तो सोसाइटी में आप बहुत सारा सेफ एंड सिक्योर होते हैं, बायर भी और रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी, और फ्रॉड का खर्चा भी किसी हद तक कम होता है। किस लिहाज से, मतलब बाहर क्या होता है, सोसाइटी में क्या होता है, किस किस्म की जो कानून हैं जो सोसाइटी देती है, किस किस्म के कानून हैं जो बाहर लागू नहीं होते, क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए आपको? देखिए, सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं, उनके दायराकार के अंदर ही आप बाइंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। हर सोसाइटी के बाईलॉज डिफरेंट हैं, DHA के और हैं, बहरिया के और हैं, लेकिन बेसिक रूल्स तो यही हैं कि आप जहाँ पे भी प्रॉपर्टी लें, आप रियल प्रॉपर्टी लें। रियल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है? रियल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये है कि आप फाइल्स के स्कैम में ना जाएं। आप वो प्लॉट या वो प्रॉपर्टी लें जो बिल्कुल ऑन ग्राउंड आप जिसको जाके व्यू कर सकते हो, जिसकी साइट को, और उसके बाद बाकी मराहल से आपने गुजरना है। तो आजकल आपको पता है बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर फाइल्स का कारोबार गर्म है और बहुत सारी स्कैम्स हो रहे हैं पब्लिक के साथ। तो सोसाइटीज़ के अंदर जो स्कैम हो रहे हैं वो भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सोसाइटी के अंदर डीलिंग आसान है पटवार सिस्टम की निस्बत, क्योंकि पटवार सिस्टम में अभी भी बहुत सारी कमी है जिनका फ़ायदा उठाते हुए फ्रॉड के लोग फ्रॉड कर देते हैं। उसकी जो फ़र्द है उसकी वेरिफिकेशन कई जगहों पे कंप्यूटराइज है, कई जगहों पे अभी भी मैनुअल है, और कंप्यूटराइज फ़र्द को भी जो है उसकी डबिंग करके और कई किस्म के फ्रॉड हो जाते हैं। तो आम एरिया की बजाय जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें अगर आप रियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपके फ्रॉड होने के खर्चात काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि ऐसी तो बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो सोसाइटीज़ भी फ्रॉड करके पैसे दबा के भाग जाती हैं। नहीं, अब मैंने बेसिक रूल आपको बता दिया कि आप किसी भी सोसाइटी में बाइंग करें तो आप फाइल में बाइंग नहीं करें, आप रियल प्रॉपर्टी रियल प्लॉट को बाय करें तो आपके साथ फ्रॉड होने का खर्चा जो है वो 50% कम हो जाता है। अच्छा अख्तर रसूल साहब, प्लॉट खरीदने के बाद बारी आती है फिर उसको बनाने की, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी चाहिए घर बनाने से पहले, और लोग अमूमी तौर पर ऐसी कौन सी गलती करते हैं घर बनाने से पहले? सबसे पहले तो इसमें अगर डिज़ाइन के हवाले से, क्योंकि मेरी फील्ड है, तो उसमें ये है कि प्लॉट खरीदते वक्त भी कुछ कंसिडरेशंस होनी चाहिए। लाइक प्लॉट की डेप्थ है, ओरिएंटेशन ऑफ द प्लॉट है, एक्सेसिबिलिटी है कि आपकी एक्सेस कितनी आसान है, उसके सामने जो आपका रोड नेटवर्क है कितना बेहतर है। इसी तरह ड्यूरिंग डिज़ाइन अगर हम बात करें उसमें बहुत सारे ये कंसीडर करते हैं कि शायद आर्किटेक्ट की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, और घर रेजिडेंशियल केसेस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हर इंसान ये समझता है कि हम लोग सोच सकते हैं मेरी ये रिक्वायरमेंट है तो हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कर भी लेते हैं घर अपना खुद ही डिज़ाइन कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं, लेकिन उसमें चांसेस होते भी हैं कि बाज़ दफ़ा आप ठीक कर लें, लेकिन एक ये भी चांस होता है कि बाज़ दफ़ा आप ऐसी चीज़ें छोड़ जाते हैं जो कि आर्किटेक्ट ज़्यादा डीप देख सकता है, ज़्यादा बेहतर बनने से पहले उसको आप फोरसी कर सकते हैं। तो उस केस में डेफिनेटली घर जब भी बनाना है आपका असल जो मकसद है उसको कंसीडर करना चाहिए। और इसमें एक और जो गलती हो जाती है बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप सिर्फ करंट सिचुएशन को देख रहे होते हैं, आप अपनी फ्यूचर नीड्स को देख नहीं पाते हैं या इन्वायरमेंटल नीड्स को देख नहीं पाते हैं। फ्यूचर नीड्स को देखते हुए घर बनाता है। एग्जैक्टली, इन्वायरमेंटल नीड्स को भी देखना ज़रूरी है। फिर कॉन्टेक्स्ट का ख्याल करना चाहिए कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या डिमांड करते हैं, जहाँ पे वो घर बनने जा रहा है आज से कुछ अरसे बाद वो उस जगह की डिमांड क्या होगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि मेजरली कंसीडर होते हैं जब एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है। तो उसमें मेजर जो फ़र्क आता है उसमें अदर देन कि आपका जो इनिशियल कॉस्ट है उसमें
एक्स्ट्रा कॉस्ट से बचा जा सकता है। लेकिन जो बेसिक कॉस्ट है वो तो है लेकिन ही। फिर आर्किटेक्ट वो डबल भी तो कर देता है ना रेट, जब हाँ, घर बनाने की exactly। बारी आती है तो उसकी वैल्यू के हवाले से अगर आप एक अच्छे आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवाते हैं तो उसकी जो वैल्यू बनेगी आफ्टर कंस्ट्रक्शन तो वो बेहतर होगी एज कम्पेयर टू कि आप खुद अगर डिज़ाइन करने की कोशिश करें तो। सही। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। अच्छा हारून, ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे मेन काम तो आपका होता है क्योंकि आपने एक एम्पायर खड़ा करना होता है उस प्लॉट के ऊपर। कंस्ट्रक्शन के मामले में किस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक घर बनाने से पहले आपको माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर भी बहुत ज़्यादा दो नंबरी आ चुकी हुई है। ठीक है, रेत के अंदर मिलावट है, ईंट के अंदर मिलावट है, सीमेंट बजरी के अंदर मिलावट है। किस तरह से चीज़ें देखते हैं ये? क्योंकि और वैसे भी अमूमी तौर पर जो ठेकेदार होते हैं लोग इनसे घर बनाने को प्रेफरेंस नहीं देते। ठीक है, और जो बने बनाए घर होते हैं लोग वो खरीदने को भी तरजीह नहीं देते। वो कहते हैं कि नहीं यार इतने मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं होया। अच्छा देखें, कंस्ट्रक्शन में ना, कंस्ट्रक्शन जो फेज़ है उसके 3 मेन फैक्टर्स हैं या फेजेस हैं। एक है मटेरियल, दूसरी है लेबर और तीसरी है सुपरविजन। यानी आप मटेरियल परचेज कर रहे हैं, अब वो मटेरियल के अंदर उसकी क्वालिटी है, क्वांटिटी है। फिर लेबर है, लेबर के अंदर यानी आपका मिस्त्री है, मजदूर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, पेंटर है, वो जितनी भी लेबर कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है उसकी क्वालिटी है कि कितनी काबिलियत है, कितनी वर्कमैनशिप है, कितनी उसकी एक्सपर्टीज़ है। तीसरी चीज़ है सुपरविजन, यानी आपने मटेरियल लिया, आपने लेबर हायर की, इन दो चीज़ों को मिला के जो प्रोडक्ट तैयार होनी है उसको, उसकी सुपरविजन, और उसको देखा कैसे जाएगा कि ये दो चीज़ें मिला के बेहतर हो। अच्छा, अब ये जो लफ्ज़ आपने यूज़ किया ठेकेदार, ये बेसिकली ना तो उसका काम प्रोक्योरमेंट है ना उसका काम सुपरविजन है। ये जो लेबर को मैनेज करने वाला या जिसके अंडर लेबर आती है इसको ठेकेदार कहा जाता है। अब अलमिया ये है, हमारे ये जो मसाइल आपने डिस्कस किए इसका इशू इसलिए आता है क्योंकि हम ठेकेदार से कहते हैं कि आपने ये काम करने हैं। अब उसके अंदर हमारे पास 2 फैक्टर आ जाते हैं। या तो हम ठेकेदार को कहते हैं कि भाई मटेरियल भी आपका, सुपरविजन भी आपकी और लेबर भी आपकी, और वो रेट इतना अच्छा देता है कि हमें लगता है कि बहुत सस्ता घर बन रहा है और सारा कुछ वही कर लेता है। अब सोचने वाली बात ये, जब उसकी प्रोक्योरमेंट की एक्सपर्टीज है ही नहीं, सुपरविजन की एक्सपर्टीज है ही नहीं, टेक्निकल वो है नहीं, तो वो कैसे ये 2 चीज़ों को भी, डिपार्टमेंट को भी हैंडल करेगा? तो फिर होता क्या है, यहाँ पे मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं मटेरियल के ऊपर कि जी मटेरियल अच्छा होना चाहिए। जी जैसे आपने बात की, रेत अच्छी नहीं लगा रहे, बजरी अच्छी नहीं है, सरिया पूरा नहीं आ रहा, सीमेंट पूरा नहीं लगा रहे, वो भी चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ साथ सुपरविजन जो है ना, ये मेन फैक्टर है। अच्छा, सुपरविजन के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक है टेक्निकल सुपरविजन, एक है क्वालिटी सुपरविजन। टेक्निकल जो सुपरवाइजर होगा या जो इन दोनों को देख रहा होगा, उसने ये देखना है कि जो आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन बनाया है उसके अंदर जो टेक्निकलिटीज़ उसने शो की हैं, उसकी एक्सक्वेशन कैसी होगी, फाउंडेशन कैसी होगी, पीसीसी कैसे होगा, डैम्प प्रूफिंग कैसे होगी, ब्रिक वर्क कैसे होगा, लेंटर कैसे डलेगा, ये चीज़ों को मेक श्योर करेगा। अच्छा, ये ठेकेदार आर्किटेक्ट की मतलब कि ज़हनियत को भी सामने रखना चाहिए कंस्ट्रक्शन करते हुए। देखें, अगर आपने आर्किटेक्ट को पैसे दिए डिज़ाइन बनवाने के और फिर वो दे दिया ठेकेदार को, तो ये तो ऐसे ही हुआ कि आपने किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन या कोई लिखवा लिया और फिर बाद में आपको लगा कि ये महंगे हो रहे हैं तो आप चले गए किसी नीम हकीम के पास, तो फिर वो उस प्रिस्क्रिप्शन का वही करेगा जो एक ठेकेदार करता है। तो देखें, अगर आपने आर्किटेक्ट ने एक डिज़ाइन किया है, उसको इम्प्लीमेंट किसने करवाना है, ये फोकस हमारा 95% नहीं होता लोगों का। वो कहते हैं कि जी हमने बड़ों को देखा, हमारे पहले कैसे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। अगर हम आज अपने देखें, हमारे बड़ों ने कैसे किया, खुद ईंटें भट्टे से ईंटें खरीदी, सरिया खरीदा, मटेरियल खरीदा, ठेकेदार एक हायर कर लिया, उसको कहा जी आप लेबर ले आए और हम सुबह वहाँ पे बैठ के कुर्सी लगा के चाय पीते रहे, उसको देखते रहे। अब हम भी सुपर नहीं है टेक्निकल, ठेकेदार तो है ही नहीं ना, उसका काम क्या है? वो ठेकेदार कौन होता है? बेसिकली जो मिस्त्री है, जब थोड़ा सीनियर हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, वो कहता है जी मेरे नीचे अब मजीद मिस्त्री आएंगे और मैं ठेकेदार। देखिए, उसकी एक्सपर्टीज लेबर मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ना उसका काम प्रोक्योरमेंट है ना उसका काम टेक्निकल है। अब उसके लिए अब ये जो ठेकेदार को दे देना और उससे करवाना, यहाँ पे गलती होती है, यहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है। अब अगर हम खुद मटेरियल परचेज करते हैं तो आपको भी तो मटेरियल की क्वालिटी और प्रोक्योरमेंट का अंदाजा होना चाहिए कि आप कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने ईंटें खरीदी, आपको कैसे पता चलेगा कि ये ईंट जो मैंने, यही तो बात है ना कि ये पता कैसे चलेगा कि ये ईंट सही है या नहीं? ये पता चलेगा जो इसका काम करने वाला है। देखिए ना, आपका काम नहीं है कि आप ईंट को परचेज करें। आप जिस भी फील्ड में, कोई दूसरा बंदा किसी फील्ड में है तो वो अपनी फील्ड का तो एक्सपर्ट हो सकता है,
मैंने अब गाड़ी लेनी है, तो मैंने गाड़ी खरीदते वक्त मैंने देखना है कि इसका इंजन ठीक है नहीं ठीक है। अगर तो मैं खुद देख के लूंगा तो डेफिनेटली मेरे साथ धोखा होगा, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं गाड़ियों का। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, गाड़ियों के डॉक्टर को हायर करूंगा, उसको कहूंगा, जैसे काफी अच्छे लोग हैं, उनको पैसे दो, वो बता देते हैं इंस्पेक्शन करके कि ये चीज है। कंस्ट्रक्शन में भी सेम आपने यही करना है, जो कंस्ट्रक्शन का एक्सपर्ट है आपने उसके साथ चलना है। ठेकेदार जो है उसका काम लेबर मैनेजमेंट है। लेबर मैनेजमेंट है, सही जी। लेबर मैनेजमेंट कैसे होती है ये भी मैं आपसे पूछूंगी, और फिर आर्किटेक्ट की तरफ आएंगे, इनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अभी भी प्रॉपर्टी में ऐसे कौन से मसाइल हैं जिससे लोग अभी भी गुजर रहे हैं और उन मसाइल को हल होना चाहिए। साबिर साहब, क्योंकि आप तो माशाल्लाह से अरसा दराज से काम कर रहे हैं, कभी कोई मसला पेश आया हो आपको प्रॉपर्टी में तो नाज़रीन को भी बताइएगा। मैम ऐसा है कि प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं वैसे तो, लेकिन मेजर मसला प्रॉपर्टी के अंदर ओवर बुकिंग का है। ओवर बुकिंग बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर हो रही है, जिससे आवाम का बहुत सारा नुकसान होता है, और जो ऐसे ब्रोकर्स जो कि बगैर छांट फटक के ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं, वो भी अपनी रेपुटेशन का नुकसान करते हैं। तो ओवर बुकिंग प्लॉट पे नहीं होती, फाइल पे होती है। फाइल पे होती है। तो फाइल्स का जो काम है, जो कारोबार है, इसके अंदर पहले ओपन फाइल्स होती थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसके ऊपर पाबंदी लगी कि ओपन फाइल का कारोबार ना हो, तो बहुत सारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज ने तो ओपन फाइल बंद कर इससे दी। पहले कि मेरे माइंड से ये सवाल निकल जाए, क्योंकि आप तो माशाल्लाह काफ़ी अरसे से इस काम में है, ये फाइल वाला जो काम है ये शुरू कब से हुआ है, कितना अर्सा हो गया है इसको? फाइल्स का काम जी पिछले 20 साल से शुरू है और डे बाय डे बढ़ता गया, और इस वक्त बड़ी नामी ग्रामी सोसाइटी ने शुरू किया था। जी जी जी, अब इस वक्त जोर पकड़े हुआ है। ये जो फाइल्स का काम है ये DHA लाहौर से शुरू हुआ, फिर इसको बहरिया ने लिया, बहरिया के बाद अदर ग्रुप्स जो हैं, अदर जो कंपनीज आई हैं, उन्होंने भी इसको फॉलो किया, और इस वक्त तो फाइल्स की भरमार है, और जो एक जनरल बायर है वो बड़ा कंफ्यूज है कि मैं कहाँ बाय करूँ। तो मेरी वही जो मैंने पहले भी बात की कि रिक्वेस्ट है कि आप रियल प्रॉपर्टी को हमेशा फोकस करें, भले उसमें सहूलियात कम हो, कहीं दूर हो, फाइल्स के कारोबार से बचना चाहिए। मतलब पहले सवाल में भी उन्होंने बोला फाइल के कारोबार से, मुझे लगता है कि वाह फैला चुकी है सेना ने और इन्होंने नुकसान हो गया, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि फाइल से बचो भाई। एक्चुअली फाइल्स ही ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, और बाद में वो लोग अच्छा, फाइल के बारे में ये चीज़ बड़ी आमतौर पर कही जाती है, खासतौर पर डीलर हज़रात ही ये बात कहते हैं कि फाइल जो है ना वो आप किसी के भी गले में डाल देंगे ना, शाम को वो बेच के आ ही जाएगा। सुबह में रेट जो है ना फाइल का मतलब 50,000 है, तो हो सकता है शाम में वो 50 लाख हो जाए, या हो सकता है कि वो 10,000 की भी कोई ना ले। फाइल की थोड़ी सी मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि फाइल बेसिकली एक कमिटमेंट है किसी भी कंपनी की आपके साथ, एक कमिटमेंट है कि हम आपको प्लॉट देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि उस कंपनी की साख कैसी है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, उसने ऑलरेडी लोगों को डिलीवर किया है या नहीं किया। उसके बाद अगर उसके बाद 10 एकड़ की लैंड है और उसके ऊपर 100 प्लॉट बन सकते हैं, और उसने 1000 प्लॉट बना के बेच दिया, तो कमिटमेंट कहाँ से पूरी होगी? वो कमिटमेंट कैसे पूरी करेगा? 900 प्लॉट वो कहाँ से देगा? जबकि DHA में ऐसा नहीं होता। DHA मिस कमिटमेंट अपने कस्टमर से नहीं करता, और DHA ही इस वक्त जो है पाकिस्तान में सेफ। सिर्फ खाली DHA की बात तो नहीं कर सकते ना, मुतादिद सोसाइटीज ऐसी हैं, बाकियों की भी बात करें ना। बाकियों की भी बात, आप उधर काम करते हैं इसलिए बोल रहे हैं ना। मैं बाकी सोसाइटियों की भी बात करूंगा कि बाकी सोसाइटीज के अंदर भी ये जो 900 की कमिटमेंट है उसको फुलफिल करना बहुत मुश्किल होता है, और मोस्टली फिर वो सारे मामला नैब में जाते हैं और साल 10-20 साल लगते हैं, और वो उनका कोई जिन्होंने फाइलें ली होती हैं वो रुल जाते हैं। आप ईडन का हाल देखें, आप उसके बाद ईडन एक बड़ा स्कैम हुआ, उसके बाद अभी कुछ स्कैम होने को तैयार हैं जिनका अभी कोई ऑडिट नहीं हुआ, अभी भी एलिगेशंस चल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा अख्तर, मुझे ये बताइएगा कि सबसे छोटी कटिंग जो है, मतलब आप समझें कि एक एरिया जो कवर्ड एरिया है वो बहुत मुख्तसर है, लेकिन आपसे कस्टमर डिमांड कर रहा है मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ से ये भी चीज़ चाहिए, मुझे ये भी चीज़ चाहिए, क्योंकि हमारे नॉर्मली पाकिस्तान में जो ऐसा होता है कि हर चीज़ आपको उसी जगह पे चाहिए, तो आप लोग निकाल देते हैं या मतलब मुश्किल होता है? सबसे छोटी कटिंग कौन सी होती है आपकी नज़र में घर बनाने के लिए? सबसे पहले तो छोटी कटिंग, वैसे तो अगर हम देखते हैं अपार्टमेंट भी एक बहुत छोटी कटिंग में भी 300 स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, और उसमें फिर स्टूडियो अपार्टमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट के मुताबिक थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, और उसमें एक डिज़ाइनर का काम भी ये है कि किसी भी फैमिली क्लाइंट की फैमिली स्ट्रक्चर को देखते हुए
उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को उसकी गिवन जो प्लॉट्स हैं या उसकी जो डायमेंशन उसके अंदर पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन डेफिनेटली बहुत सारी रिक्वायरमेंट फिर कंप्रोमाइज़ भी करनी पड़ती हैं, क्लाइंट को समझाना पड़ता है कि भाई आपका इतना प्लॉट है, इसी के अंदर रहते हुए अपनी इमेजिनेशन को भी सोचें। लेकिन जहाँ तक हो सके उसमें डिमांड कोशिश किया कैसी जा आती है आपको? अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नॉर्मली जो छोटे प्लॉट्स वाले लोग हैं उनकी डिमांड ज़्यादा हाई होती हैं, क्योंकि उसमें होता है कि फॉर एग्जांपल 5 मरला एक प्लॉट है जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लोअर मिडिल क्लास नॉर्मली लेती है, उसके अंदर एक्सपेक्टेशन यही होती है, क्योंकि एफर्ट उनकी भी वही होती है, पूरी लाइफ की एफर्ट होती है उसके पीछे। फिर जाके बंदा इस काबिल होता है कि अपनी, क्योंकि घर बनाते वक्त अपना हर बंदा मैक्सिमम की तरफ जा रहा होता है। अगर कोई एक कनाल का जा रहा है उसकी मैक्सिमम होती है, वो बल्कि अपनी मैक्सिमम से बढ़ के कोशिश कर रहा होता है। तो 5 मरला भी उसके लिए पूरा उसके अंदर ड्रीम होता है कि मेरा घर अपना बनने को जा रहा है। तो उसमें बहुत दफ़ा होता है कि ऐसे सिनेरियोज बनते हैं कि हमें बताना पड़ता है कि भाई ये आपके मुमकिन नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके आप बेसमेंट में चले जाएं ताकि आपको कवर्ड एरिया और मिल जाए, आप इस तरह। लेकिन वैलिड पॉइंट, यानी कि मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा कवर एरिया मिल जाए तो आप बेसमेंट को तरजीह दे दें फिर। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। और बेसमेंट के बारे में बहुत सारे लोग डरते हैं, वैसे इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि भी वहाँ पे वो मैं उनसे सीपेज आ पूछूंगी कि क्यों डरते हैं वैसे ओके, बेसमेंट हाँ से। बिल्कुल, वो हारून साहब आपको बेहतर बताएंगे। अच्छा हारून, बेसमेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है वैसे, और रोज बर रोज इसमें इजाफा भी हो रहा है वैसे डेली, क्योंकि अक्सर जो है वो प्लाजास के नीचे भी और मतलब ज्यादातर बेसमेंट होती है फॉर कार पार्किंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। अब ये है कि लोग घरों के अंदर भी बेसमेंट्स जो है ना वो बना रहे हैं, लेकिन ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि वो मजबूत नहीं समझते, वो समझते हैं कि बेसमेंट अगर बन जाएगी तो शायद जो ऊपर की कंस्ट्रक्शन है वो इतनी पायदार नहीं रहती। क्या ये मानना दुरुस्त है या नहीं? अच्छा, इसमें ना दो चीजें, एक है कि जो आपने बात की पायदारी घर की, और दूसरा है जो बेसमेंट के और मसाइल हैं कि उसमें बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पानी आ रहा है, सीपेज आ रही है, वहाँ पे नमी हो रही है, वेंटिलेशन नहीं है, वो बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा देखें, एक तो ये है कि जो घर की क्वालिटी की आप बात की, स्ट्रेंथ की, वो तो बेसमेंट वाले घर की बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दूसरा घर। इसकी लॉजिकल रीज़न ये है कि जो बेसमेंट है वो 100% कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, यानी उसका बेड भी कंक्रीट, उसकी दीवारें भी कंक्रीट, उसकी छत भी कंक्रीट। तो आपने एक कंक्रीट का बॉक्स बनाया और उसको रख दिया ज़मीन के अंदर, और बाकी घर उसके ऊपर उसके साथ ज्वाइन कर दिया, तो उसकी मजबूती ज्यादा होगी कि ये वो वाला घर जिसमें आपने खुदाई की और वहां पे ईंटों के साथ। तो बेसमेंट वाला घर स्ट्रेंथ वाइज तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो एक तो ये कि वो अच्छा होता है। दूसरा देखें, बेसमेंट बड़े अरसे से बन भी रही है, मसाइल भी हैं, हर चीज बनाने का एक तरीकेकार है। अगर आप उस तरीके को स्किप करेंगे तो मसाइल सारे आएंगे। आपको बेसमेंट बनाते वक्त वेंटिलेशन के लिए सनकन एरिया ज़रूरी है, जो नहीं रखा जाता। अच्छा, उसके बाद आपको बेसमेंट बनाते वक्त नॉर्मली लोग बेड, जो बेसमेंट की बेस है, उसको कंक्रीट का बनना चाहिए, नहीं बनाते, वो साइडों पे सिर्फ बेसमेंट की कंक्रीट डालते हैं, फुटिंग जिसको कहा जाता है। बेसमेंट का जो बेड है कंक्रीट का वो नहीं बनाते, और उसके ऊपर तो वहां से आपको मसाइल आएंगे। वाटरप्रूफ वहां से क्या मसाइल आते हैं? नीचे से आपको सेम भी आएगी, पानी आएगा, कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, ठीक। आपने प्रॉपर बेसमेंट बनाने का जो तरीकेकार है कंक्रीट के साथ, जो टेक्निकल तरीका है उसमें बनानी है, प्रॉपर वाटरप्रूफिंग करनी है, तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। फिर चाहे जैसे अगर हमारे स्विमिंग पूल्स छतों पे भी बनते हैं, अगर वो नहीं लीक होते और उसमें नहीं मसाइल आते, जहां पे 24 घंटे पानी टनों टन खड़ा होना है, तो बेसमेंट तो पानी पता नहीं कभी आएगा भी कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक्सपर्टीज नहीं है, इशू ये है कि आप सही एक्सपर्टीज को यूज नहीं कर रहे। तो बेसमेंट अगर आप एक्सपेंसिव चीज़ है, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, क्योंकि सारा कंक्रीट है। तो अगर आपका बजट इजाज़त दे तो आपको लाजमी बनानी चाहिए। एक आपको एक्स्ट्रा अकोमोडेशन मिलती है, दूसरा आपके घर की स्ट्रेंथ जो है वो एक्स्ट्रा हो जाती है। यानी बेसमेंट बनाना मतलब एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है नॉर्मली। देखे ना, आप जो ऊपर वाला बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं, तो आपकी सारी दीवारें ईंटों की हैं। बेसमेंट के अंदर सरिया लगेगा, 9 इंच मोटी उसकी दीवार होगी, उसके अंदर कंक्रीट होगी, यानी ईंटों का कोई काम नहीं। तो अब जब आप सरिया यूज कर रहे हैं और कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंसिव होगा ना, सबसे एक्सपेंसिव चीज ही है मटेरियल में। अच्छा हारून, एक ये भी चीज है कि ये रिसेंट खबर है, इजराइल का ये बताना है कि चाइनीज जो हैं वो कुछ सरमायाकारी कर रहे हैं, और फैसलाबाद में जो है वो फैब्रिकेटेड हाउसेस की तरफ तेजी से जो है ना बढ़ रहे हैं। तो कुछ ही अरसे में फैब्रिकेटेड जो है ना वो हाउस तैयार हो जाएगा। क्या समझते हैं कि फैब्रिकेटेड हाउसेस की यहाँ पाकिस्तान में कोई वैल्यू या वर्थ होगी या नहीं? अच्छा, इसमें एक तो ये है कि उसकी अभी तक क्वालिटी देखी नहीं है, दुनिया में है, वो चल रही है। यहाँ वो क्या क्वालिटी या नहीं
होना चाहिए। मैं उसकी वजह बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन इस टाइम जितनी महंगी हो चुकी है, आम आदमी के बस की बात नहीं रही। अब आप ये देखिए, एक अच्छा घर लाहौर में 5 मरले का अच्छा घर मैं बात कर रहा हूँ। अब अच्छे की अगर हम डिस्कशन में जाएंगे तो बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। 75 लाख से नीचे नहीं बन रहा, बनाने में 50 में भी बन जाता है, 60 में नहीं 75 लाख आपने कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बताई है। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बता रहा हूँ मैं, फिंगर टिप्स पे चीजें हैं। मैं ग्रे स्ट्रक्चर से इनके पैसे निकालनी है, इनके अलग है, इनके अलग है, प्रॉपर्टी के अलग है, उनका कमीशन अलग है। मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा घर, अच्छा वो भी विदाउट बेसमेंट और 2000 स्क्वायर फीट का घर, एक अच्छी सोसाइटीज में जो आजकल अच्छे डिजाइन के घर बन रहे हैं, मैं उन घरों की बात कर रहा हूँ। उसकी कॉस्ट कोई 75 लाख के करीब चली गई है। तो आम आदमी के बस में रहा नहीं है। किसी आज से 5-7 साल पहले 35 लाख में बना करता था, 34 लाख में बनता था। अब चूंकि वो नहीं गया तो वो प्री फैब्रिकेटेड घरों में जाना पड़ेगा ताकि अच्छा वो घर 20 लाख में बन रहा है, वो मटेरियल ऐसा है। अच्छा, वो भी वो कह रहे हैं कि जी इसकी 50 साल लाइफ है। यहाँ वक्त ब्रेक का वक्त हो गया, यहीं से गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन साथ रहिएगा। ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो हारून साहब ने हमें 1.25 करोड़ के लगभग जो है मुझे सिर्फ कंस्ट्रक्शन बताई। यहाँ से जो है ना ये चीज़ साबित होती है कि कितना पैसा जो है ना कंस्ट्रक्शन वाले लूटते हैं। ठीक है, क्या वाकई में इस कदर इतना महंगा मटेरियल है जो आपने कॉस्ट बता दी है? जी, मैं आपको सिर्फ पिछले 5 साल का बता देता हूँ, ज्यादा हम पीछे नहीं जाते। पिछले 5 साल में यानी 2016 से लेकर 21 में, 2016 में 5 मरले का घर बना करता था, जैसे मैंने आपको बताया 35-40 लाख रुपए का। इस टाइम वही चला गया 70-75 लाख का। मैं छोटा सा सिर्फ कंपैरिजन देता हूं। यानी हमारा मटेरियल जो है वो एज कम्पेयर टू पिछले सालों में बढ़ गया है आज के दौर में। बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं उसको अभी कंपेयर कर देता हूँ। स्टील हुआ करता था 80,000 रुपया पर टन, 60 ग्रेड का। इस टाइम 1,80,000 रुपया टन है। अब 5 मरले में अगर 2.5 टन स्टील यूज होता है तो आप कैलकुलेशन कर लें कि 2.5 टन को 80,000 से और 2.5 टन को 1,80,000 से, तो जो डिफरेंस आएगा उसको एक साइड पे लिख लें। फिर आप देखिए कि सीमेंट उस टाइम पे 520, 500, 490, 480, इस टाइम 675 रुपए का अच्छे वजला, जो 5-10 रुपए प्लस माइनस हो सकते हैं। अब उस एक 5 मरले के घर में कुछ 700 बैग यूज होते हैं, आप उसको मल्टीप्लाई कर लें कि कितना फर्क आया। फिर आपकी ब्रिक्स 8 रुपए की हुआ करती थी, अच्छी क्वालिटी की, वैसे तो 5 की भी मिल जाती है, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक 8 रुपए में आती थी। अच्छी क्वालिटी की जांच करना भी तो एक आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, वो किस तरह से जांच पड़ताल करे उस चीज की। कंस्ट्रक्शन, ये जो ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन है, इसमें सबसे मुश्किल काम ईंट की क्वालिटी है। वजह ये है कि इसका कोई ब्रांड नहीं है। भट्टे हैं और भट्टे में ईंट डाली जाती है, सेम ईंट है, सेम लेबर है, वही सांचा है, वही भट्टा है, वही हीट है, लेकिन ईंट भट्टे में किस जगह पड़ी थी, किस डायरेक्शन में पड़ी थी, जब वो पक के बाहर आती है उसकी क्वालिटी का फर्क होता है। तो वो सिर्फ एक एक्सपर्ट ही देख सकता है कि ये 8 रुपए वाली है, 10। अच्छा, इसकी क्वालिटी डिफाइन करने के नाम नहीं है। ये तो है ना, हमने सुना होगा अव्वल है, 2 में, स्पेशल है, बार्शी है, खिंगर है, लेकिन इसकी जो अव्वल क्वालिटी की जांच उन्होंने रखा हुआ है क्वालिटी का, वो सिर्फ प्राइस है 8 रुपए, 9 रुपए। तो जो 2016 में 8 रुपए की थी, आज वो 14 रुपए की है। अब 5 मरले के घर में 55 से 60 हजार ईंट लग रही है, आप उसका फर्क देख लें। ये जो सैनिटरी और इलेक्ट्रिक के जो सामान है पूरे घर का, उसमें तब से अब तक तकरीबन 150% फर्क आया है मटेरियल में। अगर फर्ज कीजिए तब लाख रुपए का लगता था, तो अब 2.5 लाख रुपए का लग रहा है, एक एग्जांपल में। यानी हुकूमत को कम से कम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर तो जो है ना वो चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। जो 2 नंबर चीज़ है उसको मार्केट में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। उससे सिर्फ एक 3 मरले या 4 मरले या 5 मरले घर की कंस्ट्रक्शन नहीं होती, बल्कि उससे बड़े बड़े प्लाजास भी बनते हैं और लोग वहां पर भी इतना बड़ा घपला कर देते हैं। अच्छा, मैं अख्तर आपकी तरफ आऊंगी, ये बताएं कि ऐसे कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो मतलब कि घर बनाने से पहले बंदे के माइंड में होना चाहिए, ये चीजें जरूरी है। जैसे कि आप जो है ना वो घर को हवादार कैसे बनाना है आपने, ठीक है, या जैसे बेसमेंट का कॉन्सेप्ट भी आ गया। आपके माइंड में एक घर के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो होनी चाहिए वहां पे? देखिए, असल में हमारा वक्त के हिसाब से ज़रूरियात बदलती जा रही हैं, इम्प्रूव होती जा रही हैं, और लाइफस्टाइल भी बदलता जा रहा है। उस सब को देखते हुए अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, घरों की हाइट आप देखते हैं बहुत ज़्यादा होती थी, आपको बहुत ऊंची छतें मिलती थी, लेकिन वक्त के लिहाज से अब वो कम होती जा रही हैं। उसकी वजह ये है कि हम, एक तो हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन हमें अलाउ नहीं करता, और दूसरा ये एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है।
लेकिन जो मेन हमारा, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि जो कंसीडर करना चाहिए एज अ डिज़ाइनर, अगर हम एक घर आता है, हम डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले कंसीडर करते हैं, वो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होती है क्लाइंट की बैकग्राउंड की, कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, इन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। दूसरी स्टेज फिर ये आती है कि आपका प्लॉट किस जगह पे है। वैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है, लाइक सन का पाथ क्या निकलेगा, कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही, इसी तरह एयर की डायरेक्शन क्या है, एग्जैक्टली। इसमें बाद दफा ये होता है कि क्योंकि हमारा जो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है सूरज थ्रू साउथ, तो साउदर्न साइड जो है वो सबसे ज्यादा लाइट देती है, और नॉर्मली हम लोगों को अवॉइड करना होता है डायरेक्ट लाइट को, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे गर्मी ज़्यादा देर रहती है, को 7-8 माह तो गर्मी रहती है, तो हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट लाइट को पेनिट्रेट ना करने दिया जाए, उसकी बजाय इनडायरेक्ट लाइट को वेलकम किया जाता है। तो उसके लिए भी फिर इसका मेन कंसिडर किया जाता है ड्यूरिंग एलिवेशन। एलिवेशन से मुराद घर का जो फ्रंट बनता है ना डिजाइनिंग के अंदर उसके दौरान कंसीडर किया जाता है कि आपकी जो सन को हम डायरेक्ट को कंट्रोल करें। इसी तरह एयर की सर्कुलेशन है, एयर कहाँ से मूव कर रही है। इसके अलावा डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट तरह से किया जाता है। कुछ सोसाइटीज़ हैं, ये तो बेसिक्स हो गई ना, मतलब डिफरेंट सोसाइटीज़ में किस तरह से डिफरेंटली करते हैं। कुछ सोसाइटीज़ हैं, जैसे हम डीएचए की अगर बात करें, उनके बायलॉज डिफरेंट हैं, एलडीए के डिफरेंट हैं, बहरिया के डिफरेंट हैं, उनको भी कंसीडर करना पड़ता है। प्लॉट लेते वक्त भी पता होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट इस पे पूरी भी आती है कि नहीं है। लाइक जैसा कि डीएचए के अंदर आप अगर एक प्लॉट लेते हैं उसमें आपको तीनों साइडों पे गली क्लियर छोड़नी है। एलडीए के अंदर एक साइड पे गली छोड़नी है आपने, 2 साइड पे बैक पे और एक साइड पे गली छोड़नी है, तो उसमें आपका कवर्ड एरिया वेरी कर रहा होता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट जितना कवर्ड एरिया आप डीएचए में कर सकते हैं, एलडीए में उसकी निस्बत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी कंसीडर करना चाहिए। इसी तरह वेंटिलेशन का, जैसे आपने कहा कि बेसिक्स हैं, तो उसमें आपकी जब चारों साइड पे गली आती है तो आपको हर कमरे में विंडो मिल गई, लेकिन जब आपकी एक डेड साइड आ गई वो फिर एक चैलेंज हो जाता है आर्किटेक्ट के लिए कि उसको किस तरह मिनिमम वेस्टेज के साथ, जगह की वेस्टेज के साथ वहाँ पे भी प्रॉपर वेंटिलेशन दे, क्योंकि वेंटिलेशन बिल्कुल इसी तरह लाइट एंड वेंटिलेशन दो तो बेसिक चीज़ें हैं। लोग वेंटिलेशन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, उसी के फिर मसाइल आते हैं ना बाद में। आपको पता है बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी बनते हैं अगर वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो। लाइट का भी फिर वहाँ पे डेफिनेटली लाइट भी नहीं आएगी अगर वेंटिलेट नहीं कर पाएंगे। तो वेंटिलेशन और लाइट तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान के लिए सांस लेना है, बिल्डिंग के लिए हवा का क्रॉस होना है, क्योंकि उधर भी इंसानों ने रहना है, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट हेल्दी रखने के लिए, सीपेज के और दूसरे इशू से बचने के लिए वहाँ पे एयर की सर्कुलेशन ज़रूरी है। तो और तीसरा जो कंसिडर करना चाहिए वो ऊपर के, जब आप फर्स्ट फ्लोर डिज़ाइन करते हैं, फर्स्ट फ्लोर में भी अगेन डिफरेंट बायलॉज में डिफरेंट आ रहा है, तो उसमें भी आप डीएचए में आपका कुछ कवर 75% जैसे आप कवर कर सकते हैं, एलडीए में आप जो है ना ज़्यादा इससे कवर कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मिलके आपकी डिज़ाइन सिलेक्शन, प्लॉट सिलेक्शन को भी मैटर कर रही हैं और डिज़ाइन करने का क्राइटेरिया भी प्लॉट सिलेक्शन के बताएं कि एक आर्किटेक्ट के लिए जो कुछ प्लॉट्स होते हैं जो बहुत लंबाई में होते हैं, बिल्कुल ठीक है, उनका फ्रंट इतना नहीं होता, तो क्या बिल्कुल एक चौरस प्लॉट होना चाहिए या इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए प्लॉट खरीदने से पहले? बिल्कुल आपने सही। अच्छा देखें, लंबाई में प्लॉट नॉर्मली क्या होता है, उसको डेप्थ जितना लंबा प्लॉट होता जाएगा उतनी उसकी कॉरिडोर्स बनते जाएंगे, आपका ट्रैवलिंग जो है ना वो बढ़ती जाएगी और चीज़ें जो है ना एक के बाद आनी शुरू हो जाएंगी। आइडियली चौरस भी बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है, रेक्टेंगुलर प्लॉट सबसे बेहतर है। अच्छा, आप हाँ रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है, इवन रूम्स भी जब डिज़ाइन किए जाते हैं उसके अंदर भी रेक्टेंगुलर रखा जाता है, क्योंकि अगर स्क्वेरिश शेप आपकी शेप है तो उसके अंदर आपका लेआउट करते हुए वेस्ट होती है जगह। इसी तरह स्क्वेरिश आप जब प्लॉट लेते हैं उसके अंदर भी वेस्टेज ज़्यादा है, लेकिन वो तो आप यूटिलाइज कर लेते होते हैं ना। आप नहीं, यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन आइडियल सिनेरियो के हवाले से रेक्टेंगुलर है। बाकी वो तो अगर लीनियर भी होगा तो वो आर्किटेक्ट उसकी पॉसिबल जितनी बेहतर ऑप्शन है वो तो बनाएगा। अच्छा साबिर साहब, ये बताइएगा कि एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट खरीदने को तरजीह देनी चाहिए या कमर्शियल जगह खरीदनी चाहिए? कमर्शियल जगह जी बहुत बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि कमर्शियल के बेशुमार फ़ायदे हैं। आपका टेनेंट जो होता है वो लॉन्ग रन चलता है कमर्शियल में। अगर आप रेजिडेंशियल बना रहे हैं तो वो आपके रेंटल की काफ़ी इश्यूज होती हैं, रेंटल वैल्यू की इश्यूज होती हैं, तो कमर्शियल ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड किस में लगता है, कमर्शियल में? कमर्शियल में थोड़ा सा लॉन्ग रन लगता है, लेकिन उसके बेनिफिट्स भी उसी तरह ज़्यादा हैं, उसका रिटर्न भी ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि कमर्शियल की रेशो एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉफिट वो ज़्यादा है। अच्छा ये बताइएगा कि एमएनएसटी स्कीम इसे ख़त्म हो चुकी हुई है, उससे कोई फ़र्क पड़ा है?
ऑब्वियसली फ़र्क पड़ा है जी। जब तक एमनेस्टी स्कीम थी अच्छा कारोबार चला है, रियल इस्टेट का, ओवरसीज़ का बहुत सारा पैसा आया है पाकिस्तान में। बल्कि एमनेस्टी के दौरान 60% जो रेमिटेंस हैं वो अब्रॉड से आई हैं, जिसने इस मार्केट को बूस्ट दिया। और फिर बाकी लोकल भी इन्वेस्टमेंट्स इसमें लगी, कोई 20% और 20% रेल बायर का बिज़नेस हुआ। तो एक साल बहुत अच्छा बिज़नेस हुआ है। जैसे ही ये एमनेस्टी स्कीम ख़त्म हुई है और ये सारा कारोबार जो है वो अब स्लो का शिकार है, और इस वक्त जो ज़्यादा कारोबार का ट्रेंड है वो फिर फाइल्स में चला गया। गैम्बलर लोग भी फाइल्स में चले गए, ओवरसीज़ को भी वहाँ पे मोटिवेट किया जा रहा है। तो एमनेस्टी की डेट एक्सटेंड होनी चाहिए थी, या उसका कोई अल्टरनेट आना चाहिए जिससे इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो बहाल हो। इन्वेस्टर्स को जो एक खौफ है टैक्स का और FBR की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसका, वो उनको थोड़ा सा ईजी करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से अब लाहौर शहर है, इसमें आबादी का फैलाव भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है, उस लिहाज से भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। सोसाइटीज़ का जो है ना बहुत ज़्यादा भरमार हो चुकी है सोसाइटीज़ की भी। तो क्या कंस्ट्रक्शन को आप हाई रिस्क नहीं कर देना चाहिए, क्या आप समझते हैं? इसमें बिल्कुल आपने ठीक बात की है। होना ही इस तरफ चाहिए कि हमें इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। स्पेशली जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर आप देखेंगे पॉपुलेशन का जो रेशो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू डेंस एरियाज। तो उसी लिए क्योंकि वहाँ पे अभी भी बायलॉज ये हैं, इवन LDA अलाउ कर चुका है, थर्ड फ्लोर बनाते हैं, लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं बहुत सारी सोसाइटीज़ में अभी भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। LDA के अंदर सोसाइटीज़ आती हैं लेकिन उसको मानती नहीं है इस हवाले से कि वो सेकंड फ्लोर के ऊपर नहीं जाने दे रहे। तो इस पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और जितना अभी कंट्रोल कर लिया जाएगा हमारे आने वाले कल बच्चों के लिए ज़्यादा सिक्योर होगा। क्योंकि हम अपने बच्चों की वो जो जहाँ पे हमने खेती बाड़ी करवानी थी वहाँ पे हम प्लॉट तो दे देंगे, लेकिन शायद खाने के लिए हम किसी को तरफ देख रहे होंगे। हारून, कंस्ट्रक्शन के मामले में लोगों को जो वार्निंग देना चाहें, क्या इस चीज़ से बचें और एक अच्छे मटेरियल की पहचान कैसे की जा सकती है? तो आपने बता ही दिया है क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल अपने किताबी हिस्से में है। आप कंस्ट्रक्शन की पहचान के हवाले से मुख्तसर बता सकें तो बताइएगा। देखें, आपने जब कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपने उनसे करवानी है जो इसकी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके 3 स्टेप्स हैं। एक, आप मुख्तलिफ किस्म की कंस्ट्रक्शन कंपनीज आई हैं जिनके पास प्रोक्योरमेंट का भी पूरा एक्सपीरियंस है, लेबर भी उनके पास अच्छी है, और सुपरविजन की उनके पास टेक्निकल लोग हैं, सुपरवाइजर्स हैं, प्रॉपर ऑथराइज्ड कंपनीज है। पहले ये नहीं होती थी, अब पहले ये कंपनीज करती थी सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, अब आ गई हैं रेजिडेंशियल में भी और कमर्शियल में भी। तो आपने पहली बात, आपने सिर्फ कंपनी से काम करवाना है। अब उसमें सारी कंपनीज एक लेवल की नहीं है, सारी अच्छी नहीं है, उसका क्राइटेरिया है, उसके 3 स्टेप्स हैं, आपने सिर्फ वो फॉलो करने हैं। एक, आप उनसे उनका पेपर वर्क लें। आपको पता है हम कि लोगों से बात करते हैं घर बनाना है, वो एक व्हाइट कलर पेपर के ऊपर हाथ से लिखा हुआ देते, वो नहीं, प्रॉपर पेपर वर्क डिटेल्ड हो जिसमें उनका मटेरियल की क्वालिटी, काम की क्वालिटी, उसका तरीकाकार, उसके सारे बायलॉज जो भी। दूसरा, आप उनकी ऑन साइट विजिट्स करें, जो चल रही हैं उसकी क्वालिटी देखें, अगर एक लेमैन को भी लगता है अच्छा काम है तो वो अच्छा होगा। तीसरा, आप जो उस कंपनी के क्लाइंट्स हैं उनसे फीडबैक लें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा गया। इन 3 क्राइटेरियाज के ऊपर बिल्डर फाइनल करें, और आपने काम सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी से करवाना है। तो ये जो मसाइल आपने पहले इस प्रोग्राम के स्टार्ट में गिनवाए थे वो आपको कोई नहीं आएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, आपने हो सकता है कि पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन कर लिए होंगे। और इसके साथ जब प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है तभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, और आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।